इस वीडियो में हम कम्प्लीटली नेक्स्ट जेएस को वन वीडियो में कवर करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट जेएस में नेमिंग कन्वेंशंस क्या है, proxy.ts क्या है और बैकएंड को कैसे लिखना है। तो हमें सबसे पहले नेक्स्ट जेएस को सेटअप करने के लिए हमें उसके वेबसाइट पे जाना होगा, जिसको हम next.js.org, और ये जो लिंक दे रखा है इन्होंने npx create next app@latest, इसको कॉपी करना है। न्यू बना लेते हैं, न्यू, और यहाँ पे आपको लिखना है cmd। सर्च बार में cmd लिखोगे कमांड पैनल खुल जाएगा और ये कमांड को पेस्ट कर दो उसमें। देन आपको फोल्डर का नाम मतलब अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, तो आप अपने हिसाब से नाम देख लेना। मैं इसका नाम ट्यूटोरियल रख देता हूँ, ट्यूटोरियल। एंड देन यस यूज रिकमेंडेड डिफ़ॉल्ट्स, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है पर नेक्स्ट जेएस प्रोवाइड करेगा उसी को लेकर चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि ये जो इंस्टॉल हो चुका है, तो इसके बाद हमें प्रोजेक्ट में एंटर करना है। तो मैं मैंने ट्यूटोरियल नाम से किया था, तो आपको उसी नाम से करना होगा जिस नाम से आपने प्रोवाइड किया होगा। ट्यूटोरियल मैंने किया था। एंड देन इसको VS कोड में खोलने के लिए इसमें लिखना है कोड डॉट, ये तो VS कोड में खुल जाएगा कोड डॉट करने से। तो ये जो फाइल्स होती हैं नेक्स्ट.जेएस में डिफ़ॉल्टली प्रोवाइड करता है, ये प्री बिल्ड हैं। तो जैसे हमारे पास ये पैकेज, तो जिसमें हम इसके डेव कमांड देख सकते हैं कि किस कमांड से चलने वाला है, तो उसको पहले रन करते हैं। तो हमारे पास कमांड क्या दी है, npm रन डेव करते हैं, npm रन डेव, तो हमारा डेव सर्वर चल गया। अगर हम इसको लोकल 3000 पे क्लिक करते हैं, ये हमारा बॉल पे जो नेक्स्ट.जेएस हमें प्रोवाइड करता है वो खुलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट.जेएस में ये आखिरकार पेज.tsx के नाम, इसका नाम और भी हो सकता था, इसी को कह रहे हैं नेक्स्ट.जेएस की नेमिंग कन्वेंशन। अगर जो हमें रिएक्ट कंपोनेंट को रिटर्न करना है तो हमें जो है पेज.tsx नाम रखना पड़ता है। और जैसे कि मैं ये सब कोड हटा दूँ, RAFCE रिएक्ट का जो फंक्शन होता है, स्निपेट जो आता है, उसको आप शायद मैं बता देता हूँ। ये 7 ये वाला आपको ऐड कर लेना है, इससे आपको स्निपेट्स मिल जाएंगे। देन जब आप इसको कर लेना तो RAFC जब लिखोगे RAFCE तो आपको नॉर्मल रिएक्ट का मिल जाएगा। ऐसे हमारे पास होता है लोडिंग.tsx, लोडिंग.tsx। इसका बेसिकली यूज़ क्या है अगर मैं बताऊँ, लोडिंग.tsx का बेसिकली यूज है अगर इस कंपोनेंट में सर्वर साइड रेंडरिंग हो रही है तो ये कंपोनेंट टाइम ले सकता है रेंडर करने में, तो लोडिंग पे फॉल बैक हो जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, इसको लोडिंग कर देता हूँ मैं, लोडिंग डॉट डॉट, एंड देन यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल से प्रॉमिस लगा दूँगा अवेट। यहाँ पे असिंक यूज करना होगा, अवेट यूज कर रहे हैं तो असिंक, एंड यहाँ पे न्यू प्रॉमिस एंड रिजॉल्व एंड 3 सेकंड में कम से सेट टाइम आउट में करना पड़ेगा यार, बेसिकली सेट टाइम आउट। अब ये जो तो 3 सेकंड लगाएगा, तो देख लेते इसको कहाँ पे, यहाँ पे ये देखिए ये लोडिंग पे चला गया है। फिर 3 सेकंड बाद ये हट गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिटर्न नहीं किया। होम पेज कर देता हूँ इसको, होम पेज। तो आप देखोगे कि ये पहले 3 सेकंड तक लोडिंग पे था, देन ये होम पेज पे आया। इससे यही फ़ायदा होगा, जहाँ पे सर्वर साइड जब रेंडरिंग करोगे तो ये टाइम लेगा, तो लोडिंग पे फॉल बैक कर जाएगा। लोडिंग एक फॉल बैक पेज है सिंपली। तो इसका फ़ायदा मेनली यही होता है कि अगर जो मान लो यूज़र को जो है तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, उसको सही टाइम पे चीज़ें दिखती हैं, और सर्वर साइड स्पीड है तो लोडिंग.tsx देख सकता है वो। अब ऐसे हमारे पास एक और फाइल होती है जिसका नाम होता है error.tsx। अब RAFCE एंड ये दिस इज एरर पेज। अब जो है कस्टमली एरर थ्रो करके देख सकते हैं, थ्रो न्यू एरर टेस्ट एरर कर लेते हैं, टेस्ट एरर। अब देखोगे कि अच्छा, तो ये बोल रहा है कि एरर पेज हमेशा क्लाइंट कंपोनेंट होता है, वो एरर बेसिकली इसी के हमें सिर्फ यहाँ पे यूज क्लाइंट लिखना है और ये चल जाएगा। देखो ये एरर पेज आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे ये एरर थ्रो किया है, तो ये फॉल बैक कर गया एरर पेज पे। जैसे कि यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट कोर एरर पेज पे, तो आप देखोगे एरर पेज पे ही गया है, जबकि इसे पेज.tsx को रेंडर नहीं किया। अब मैं एरर को हटा देता हूँ,
तो आप देखोगे कि ये वापस से ये तो हमारे स्लैश राउट हो गए। तो देख लेते हैं नेक्स्ट.js में फोल्डर बेस्ड राउटिंग है क्या। तो अगर जो हमें फोल्डर बेस्ड राउटिंग करनी है तो एक फ़ोल्डर ही बनाना पड़ता है। तो जैसे मैंने बनाया लॉगिन के लिए एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, लॉगिन। अब इसको एंटर किया, फिर इसके अंदर वही सेम फाइल्स page.tsx। अब जैसे ये भी अगर सर्वर कंपोनेंट होता RAFCE करोगे तो लॉगिन कर देता हूँ मैं इसको, लॉगिन पेज। अब यहाँ से लॉगिन पेज पे जाते हैं, लॉगिन। तब देखोगे लॉगिन पेज आ गया। हमने तो कर लिया अभी फ्रंट एंड की बात। अब करते हैं बैकएंड का कोड आखिर कैसे लिखना है। बैकएंड का कोड लिखना है तो कहीं पे भी route.ts बनाऊंगा, उस राउट के लिए वही जो है तो उसका बैकएंड का कोड हो जाएगा। मान लो मैं इसी स्लैश राउट पर ही बैकएंड का कोड लिखना चाहता हूँ तो मुझे page.tsx को हटा देना है। लेकिन ऐसा करना नहीं है क्योंकि फुल स्टैक में हमारे पास पूरे API का अलग बनाना। मान लो मैं अभी आपको एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए करता हूँ। route.ts एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन, और ये यही इसमें बैकएंड का कोड ऐसे लिखना होता है, एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन, और मेथड के नाम पर ही फंक्शन का नाम रखना पड़ता है। रिक्वेस्ट, हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही होगी जैसे हमने एक्सप्रेस में देखा था। नेक्स्ट रिक्वेस्ट एंड रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज हेलो वर्ल्ड। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखोगे कि आप जो है तो आप स्लैश राउट पर ही आ गया, लेकिन ऐसा करते नहीं क्योंकि स्लैश राउट पे हमारे कुछ पेज होंगे उसको रिटर्न करना है। तो इसको मैं फिर से वापस से वही page.tsx कर देता हूँ, page.tsx, इसको RAFCE, और होम पेज वापस कर देते हैं इसे होम पेज। जैसे लॉगिन पेज और ये सब हमने देख लिया। अब देखते हैं बैकएंड कोड। तो मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि API/v1/login ऐसे करके अपने API की एंड पॉइंट बनाते हैं। तो हम भी बना लेते हैं API के अंदर एक फ़ोल्डर, फिर लॉगिन और route.ts। ये शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली फ़ोल्डर बनाने के लिए। अब देखो क्योंकि फ़ोल्डर बना, फिर v1 के अंदर लॉगिन और route.ts। अब इसमें वही सिंपल बनाते हैं। मान लो मैंने लॉगिन का एक सिंपल मेरे को लिखना है कि ईमेल पासवर्ड ये सब होगा, उसका लॉजिक लिखना है। तो एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन, और इसको पोस्ट पे कर देंगे क्योंकि पोस्ट पे मैं आपको शो करूँगा कैसे यूज करना है इसको। और रिक्वेस्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, और ट्राई कैच भी हैंडल कर लेते हैं, रिटर्न और नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन एरर डॉट मैसेज स्लैश स्टेटस 500। ये एरर हैंडलिंग तक तो ठीक था कि हमने ट्राई कैच लगा के इधर को हैंडल कर लिया। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं बॉडीज़ कोई जैसे ईमेल और पासवर्ड ही अपने पास आएगा, एग्जांपल के लिए ईमेल एंड जैसे एक्सपीरियंस पे लिख देते हैं ईमेल और पासवर्ड एंड इक्वल टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन। अब जैसे हमारे पास एक्सप्रेस में रहता था कि ये एंड पॉइंट पे जो लॉजिक लिखते थे सेम, अब कैसे आगे बढ़ाना। तो जैसे हमारे पास जैसे हम लिखते थे वहाँ पे कि अगर ये चीज़ ना हो तो बैड रिक्वेस्ट वगैरह, तो यहाँ पे अगर ईमेल नहीं होगा तो, और ईमेल पासवर्ड नहीं है तो रिटर्न कर दो नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन एरर मस्ट बी रिक्वायर्ड लिख देते हैं, मस्ट बी रिक्वायर्ड। और स्टेटस को सेट करने के लिए मेरे पास इस तरह ऑप्शन स्टेटस 400 सिंपली ट्रू रिटर्न कर देते हैं। फिर आगे चल के हैंडल करेंगे लॉगिन का। रिस्पॉन्स डॉट जेसन सक्सेस ट्रू कर देते हैं, अभी सक्सेस ट्रू, और डिफ़ॉल्ट से 200 ही रहता है तो फिर भी कर ही देते हैं। इस राउट को एक्सेस करते हैं यहाँ लॉगिन पेज पे सिंपल लॉगिन, और उसका बनाएंगे ईमेल का इनपुट ईमेल कर देते हैं ऑन चेंज पे रखेंगे ई डॉट वेरिएबल एक बना लेते हैं यहाँ पे रिएक्ट पे कॉन्स्ट ईमेल सेट
ईमेल और इक्वल टू यूज स्टेट और यहाँ पे बेसिकली स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग, और ये क्या रहेगा, ईमेल पे सेट हो जाएगा, सेट ईमेल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। एरर आ रहा, एरर कह रहा है कि इसको अपर केस पे रहना चाहिए। इसको लॉगिन हो गया, और ये अनडिफाइंड भी हो सकता है, अनडिफाइंड, डन, अनडिफाइंड। और एक पासवर्ड का फील्ड भी बना लेते हैं, इसको टेक्स्ट कर देते हैं, टेक्स्ट बस सिंपली दिखाने के लिए। और एक पासवर्ड का भी वो बना लेते हैं, सेट पासवर्ड, सेट पासवर्ड इक्वल टू यूज स्टेट स्ट्रिंग, और ये अनडिफाइंड भी रह सकता है, दोनों को नल अनडिफाइंड। और इसको कर दिया हमने सेट पासवर्ड, और इस दोनों को फॉर्म में रैप कर देते हैं, इसको इन दोनों को फॉर्म में कर दिया रैप। और एक बटन बना लेते हैं जो सबमिट के लिए रहेगा, टाइप सबमिट, और एक फंक्शन बना लेते हैं जो बैकएंड से बात करेगा, कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन इक्वल टू असिंक। फिर यहाँ पे ट्राई कर जगह जो एरर कुछ भी हमारे पेज में आया तो कंसोल डॉट लॉग, या तो फिर एरर का एक फील्ड ही बना लेते हैं ना, जो एरर हमें शो ही करने का, कॉन्स्ट एरर यूज स्टेट, और यहाँ पे स्ट्रिंग ही रहेगा, सेट एरर मैसेज, सबसे पहले अगर ये फॉर्म सबमिट हो तो ऑन सबमिट हैंडल लॉगिन कर देते हैं कि अगर जो सबमिट करे तो ये रिलोड ना हो, तो इसके लिए हम ए डॉट फॉर्म इवेंट एंड ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ऐसा करने से हुआ क्या कि ये पेज ऑटोमेटिकली लोड नहीं होगा। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, अपने बैकएंड को कॉल करते हैं, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट फेच। तो अब जैसे कि ये सर्वर जब पे हमने यूज स्टेट यूज़ किया है तो हमें इसको क्लाइंट करना होगा, तो यहाँ पे पास में लिखना यूज क्लाइंट, तो ये क्लाइंट कंपोनेंट बन जाएगा। तो होस्ट यूआरएल के एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने क्या बनाया था, API v1 लॉगिन, और मेथड को हमने किया था पोस्ट, और बॉडी पे हमने रखा था ईमेल और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ईमेल और पासवर्ड। अब इससे जो डाटा आएगा उसको कंसोल डॉट लॉग करा लेंगे, कौन डेटा अवेट रिस्पॉन्स और जेसन कंसोल डॉट लॉग डेटा लॉगिन। इस पर कुछ CSS अप्लाई कर लेते हैं, क्लास नेम बॉर्डर MX5 कर देते हैं, और टेक्स्ट वाइट और प्लेस होल्डर कुछ भी लगा देते हैं, प्लेस होल्डर एंटर योर ईमेल, और इसमें भी लगा देते हैं प्लेस होल्डर एंटर पासवर्ड। देन आप देखोगे कि दोनों हो चुका है। अब जो है पहले नेटवर्क टैब खोल लेते हैं ना, नेटवर्क देखने के लिए आपका रिक्वेस्ट हुई किधर, gmail.com, और पासवर्ड सिंपल से रख देते हैं 12345। आप देखते हैं तो देखोगे कि हमारे बैकएंड पे कॉल गई है।
अब आपको मैं ये इसको चेक भी करने के लिए आपको यहाँ पे console.log करके दिखा देता हूँ ईमेल को। console.log ईमेल एंड पासवर्ड। अगर जब मैं इसको सबमिट करूँ और यहाँ पे टर्मिनल खोलूँ, यहाँ पे देखोगे कि ईमेल और पासवर्ड सक्सेसफुली आ रहे हैं अपने पास। मान लो अब अगर डाटाबेस इंटीग्रेट करूँ, मैं डाटाबेस इंटीग्रेट करते हैं तो एक और नेम फील्ड ले लेते हैं ना, क्या कहते हैं, नेम की फील्ड भी ले लेते हैं। नेम इनपुट नेम टेक्स्ट कर देते हैं इसमें, और नेम की फील्ड बना लेते हैं कॉन्स्ट नेम को भेजना भी है फुल नेम। बैकएंड पे कॉल करेंगे और ऑन चेंज पर भी लगा देते हैं। ऑन चेंज पर इसकी वैल्यू ई डॉट नेम इंटरव्यूअर नेम कर देते हैं इसे इंटरव्यू नेम। तो अपने पास 3 इनपुट फील्ड आ गई और यहाँ पे भी हैंडल कर लेते हैं कि हमारे पास फुल नेम नाम की फील्ड आ रही होगी। फुल नेम और फुल नेम को भी console.log कर दिया। तो यहाँ पे आदित्य रावत और email.com एंड 1 2 3 4 5 ठीक नाम और ये सब 3 कंसोल हो रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें मोंगो डीबी से कैसे अपन सेव करेंगे। हमने सिंपल लॉगिन फॉर्म तो बना लिया, तो अब इसको मोंगो डीबी पे कैसे सेव करेंगे, डेटाबेस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो देख लेते हैं। तो करने वाले मोंगो इसको तो npmi मोंगोज हमने सक्सेसफुली डिपेंडेंसी में ऐड कर लिया। तो इसके बाद हमें कनेक्शन के लिए बनाना होगा। तो libslasmongodb.ts यहाँ पे इंपोर्ट लिखना है मोंगोज। फिर इसका कनेक्शन बार बार क्लाइंट को करने के लिए हमें एक फंक्शन एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी असीम फंक्शन रहेगा ये। और जैसे मोंगो डीबी का कनेक्शन ट्राई और कैच और यहाँ पर कंसोल लॉग कर देंगे। अगर बाई चांस कोई एरर आता है कनेक्शन में तो एरर अवेट mongoose डॉट कनेक्ट। अब यहाँ पे हमसे URI मांग रहा है तो मोंगो डीबी की URI पास कर सकते हैं। तो हम इसे URI को env में लिखेंगे क्योंकि ये सेंसिटिव है। तो env डॉट लोकल में लिखना है मोंगो डीबी कंपास और यहाँ से स्ट्रिंग को कॉपी कर लेते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। इसका नाम मोंगो डीबी URI कर देते हैं मोंगो डीबी URI। और यहाँ पे प्रोसेस डॉट env डॉट मोंगो URI एज स्ट्रिंग। देन डेटाबेस का नाम डीबी नेम रख देते हैं नेक्स्ट.js 16 ट्यूटोरियल डेटाबेस का नाम रख दिया। देन हमें यूज़र के एक स्कीमा बनाना होता है ना, क्योंकि मोंगोज में स्कीमा से ही काम होता है। तो हमें models/user.ts इंपोर्ट मोंगोज इंटरफेस बनाना है क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट है। तो इंटरफेस यूज़र एक्सटेंड्स ये जो तो एक्सटेंड करेगा डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट इसको क्या होगा। फिर यहाँ पे फुल नेम जो हमने और यहाँ पे बेसिकली बताना है किस टाइप का है। ईमेल बताना है वो भी स्ट्रिंग टाइप का है और पासवर्ड भी हमें बताना है वो भी स्ट्रिंग टाइप का है। सिंपल से बना लेते हैं यूज़र स्कीमा और ये इसका टाइप रहेगा स्कीमा मोंगोज के और जो कि इंटरफेस यूज करेगा यूज़र का। ये सिंपली हो जाएगा। फिर स्कीमा फिर यहाँ पे फुल नेम रहेगा और यहाँ पे टाइप आ जाएगा हमारे पास स्ट्रिंग। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि
जब mongoose का टाइप डिफाइन करते हैं तो एस बड़ा रहता है और इंटरफेस में एस छोटा रहता है। और फुल नेम, और क्या कर सकते हैं, ईमेल रहेगा। ईमेल का टाइप स्ट्रिंग, और इसको रिक्वायर्ड भी कर देते हैं, रिक्वायर्ड टू, और ईमेल रिक्वायर्ड टू कर देते हैं, ईमेल ट्रू, और इसमें इंडेक्सिंग ट्रू कर देते हैं, इंडेक्स ट्रू, इंडेक्स ट्रू। और अपने पास पासवर्ड की फील्ड है, पासवर्ड की फील्ड है, और ये पासवर्ड क्या रहेगा, टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं इसको भी। अब हमें सिंपली इस मॉडल को एक्सपोर्ट करना है जिससे हम अलग अलग अपने फाइल्स में यूज कर पाएँ। तो const यूज़र इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल्स, मॉडल्स इसका यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करने के लिए हम इस तरह चीज़ों को यूज करेंगे। mongoose डॉट मॉडल यूज़र, क्योंकि Next.js हमारा एज पे रन करता है, तो mongoose डॉट मॉडल, और ये हो जाएगा mongoose डॉट मॉडल यूज़र, और ये यूज़र रहेगा, और जो कि यूज़र की स्कीमा से रहेगा यूज़र। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना होगा, डिफ़ॉल्ट। अब हमारे API पे हम कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने कनेक्शन का कुछ बनाया था, तो MongoDB कनेक्ट के लिए अवेट कनेक्ट DB, और ये देख सकते हो कि लिव डॉट MongoDB से आ रहा है, और ये एक फंक्शन था, तो इसको सिंपली रन कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम अपने डेटाबेस में चेक करेंगे कि यूज़र एग्जिस्ट है कि नहीं। कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू अवेट करना है यूज़र डॉट, इसको इंपोर्ट कर लेंगे यूज़र मॉडल को, डॉट फाइंड वन, और ईमेल से फाइंड कर देंगे, ईमेल से फाइंड इफ़ यूज़र एग्जिस्ट। बेसिकली हम करेंगे क्या कि साइन अप का यूज़ नहीं करेंगे, इसको डायनेमिकली बना देंगे। यूज़र है तो हम एक यहाँ पे लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे जिसका नाम है bcrypt.js, जिससे हम पासवर्ड को हैश फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पासवर्ड हमें जो तो डायरेक्टली स्टोर नहीं करना होता, तो हम जो bcrypt.js का यूज़ करेंगे, bcrypt.js। और साथ ही साथ हम JSON वेब टोकन का भी यूज़ करेंगे, तो npm JSON वेब टोकन, npm i JSON वेब टोकन का वो भी टाइप भी रखना पड़ता है, तो npm i -n save dev टाइप्स JSON वेब टोकन पहले सेव करने को बना लेते हैं ना। अगर यूज़र एग्जिस्ट है ही नहीं तो क्या करना है, तो उसको पहले सेव कराओ। तो हमें जो हैश पासवर्ड यूज़ करना है, तो कॉन्स्ट हैश पासवर्ड अवेट bcrypt डॉट हैश, और इसको अवेट कर देना बेसिकली, क्योंकि ये सिंक्रोनसली वर्क करता है। हैश और पासवर्ड जो है, और इसको सॉल्ट इन अपने हिसाब से जो है, तो फिर यूज़र पे सेव करना है, तो कॉन्स्ट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट अवेट यूज़र डॉट insert one and then email पासवर्ड एज ए हैश पासवर्ड यूज़ करेंगे, और फुल नेम। ये हो जाएगा, एंड देन हम क्या कह सकते हैं, इसको यहीं से टोकन बना के रिटर्न कर सकते हैं। तो टोकन बना लेते हैं पहले, तो कॉन्स्ट टोकन बना के कुकीज़ में सेव करेंगे, जिससे बार बार हमें क्वेरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टोकन इक्वल टू JWT, इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट JWT फ्रॉम JWT डॉट साइन। इससे जो तो पेलोड बन जाएगा। पेलोड हमारा बेसिकली ये रहेगा कि यूज़र का ईमेल हो जाए उस पर,
तो पहले पेलोड बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट टोकन पेलोड इक्वल टू ईमेल रख लेते हैं, टाइम पे टोकन पेलोड एंड देन ये सीक्रेट की कर रहा है तो हम यहाँ पे सीक्रेट की जनरेट कर लेते हैं। इसको लिखना है ओपन SSL बेस 64 और 32 लेंथ की बना। तो ये हमारे पास जनरेट हो गई। अब इस सीक्रेट को हमें ENB पे रखना है क्योंकि वो नहीं रख सकते, रखना वहाँ पे सही नहीं रहेगा, सेंसिटिव है। JWT सीक्रेट और इक्वल टू इसको कर देंगे JWT। इसको कॉपी कर लेते हैं किस कीवर्ड से, प्रोसेस डॉट ENB डॉट एज स्ट्रिंग एंड इसका एक्सपायरी डेट रख लेते हैं, एक्सपायर इन 7/24 1 वीक के लिए स्टोर करेंगे, 60/1000। अब इसको कुकीज़ में बेसिकली सेव करेंगे। अवेट कुकीज़ जो है तो हमारी सिंक्रोनसली वर्क करती हैं, तो कुकीज़ नेक्स्ट हेडर अवेट सेट करना है टोकन के नाम से कर लेंगे और इसकी वैल्यू होगी हमारे पास टोकन वैल्यू होगी, बस सिंपली डन रहेगा इतना। और यहीं से हम रिटर्न कर देंगे, सक्सेसफुल रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन यहीं से सक्सेस टू रिटर्न कर देंगे और लिख देंगे स्टेटस 201 यूज़र क्रिएटेड है इसलिए। एल्स कंडीशन पे अगर जो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हमें जो है बेसिकली वही पासवर्ड चेक करना होगा। ईच पासवर्ड ट्रू चेक करना है और हमें पता है कि ये हमने bcrypt से किया था, तो bcrypt डॉट कंपेयर और पासवर्ड है तो यूज़र डॉट पासवर्ड इफ़ अगर जो पासवर्ड ये जो हमारा हैश स्टोर है उस पर अगर जो कंपेयर हो जाता है तो ये ट्रू वैल्यू होगी, नहीं तो फॉल्सी वैल्यू होगी। तो अगर ये फॉल्सी वैल्यू रहेगी इस पासवर्ड तो हम कर देंगे रॉन्ग पासवर्ड। तो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन एरर रॉन्ग जो पासवर्ड और इसका स्टेटस कर देते हैं 400। टोकन बना लेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ टोकन बनाने वाली प्रोसेस और सक्सेस करने वाली, कॉपी पेस्ट कर लिया और इसको 200 कर देते हैं और इसको रीड कर देते हैं जो पहले हमने किया था। ये सिंपली हमने लॉगिन का बना लिया। अब देखते हैं, अब इसको सबमिट करते हैं। रिक्वेस्ट तो चली गई है या यूज़र क्रिएटेड आ गया, मतलब हमारी सक्सेसफुली यूज़र बन चुका है। इसको MongoDB कंपास में भी देख लेते हैं। MongoDB कंपास नेक्स्ट ट्यूटोरियल के नाम से था, ये रहा। और हाँ या आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यूज़र बन गया है। अब इसको अगर जो हम इसको अब सबमिट करेंगे तो ये हमारे पास 200 आएगा क्योंकि अब जो है तो सिंपल लॉगिन हो रहा है। हमने सिंपल लॉगिन और वाला फॉर्म बना दिया और कैसे बैकएंड से कॉल होगा और सिंपल डेटाबेस का इंटीग्रेशन हमने टोटली देख लिया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट.js में proxy.ts है क्या, आखिरकार ये करता क्या है। तो रूट फोल्डर में फाइल बनाते हैं proxy.ts, इसको जो है एक्सपोर्ट async फंक्शन, इसका नाम प्रॉक्सी रहेगा, प्रॉक्सी रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे एक और होता है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कॉन्फिग और ये प्रॉक्सी कॉन्फिग से आता है तो नेक्स्ट सर्वर पे रहेगा और इसको इक्वल टू करना है। और यहाँ पे मैचर्स रहते हैं। मैचर्स एक सिंपली एरे लेता है जिसमें राउट्स के होंगे। ये सिर्फ उन्हीं राउट पे चलेगा जो आप राउट्स यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। जैसे मैंने स्लैश राउट को प्रोवाइड किया और यहाँ पर अगर मैंने स्लैश राउट यूजर लॉगिन के लिए हमने कुकीज पे टोकन को सेव करा तो चेक करते हैं है कि नहीं, फिर उसके हिसाब से
आगे बढ़ा देंगे उस रिक्वेस्ट को। तो कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू अवेट कुकीज़, यहाँ कुकीज़ को ऐसे एक्सेस करना है और फिर डॉट गेट नेट टोकन नाम से सेव किया था शायद, देख लेते हैं किस नाम, हाँ टोकन नाम से सेव है, टोकन नाम से सेव है। और अगर ये है तो वैल्यू, अगर जो इफ़ जो तो टोकन की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ये एक्सक्लेमेशन लगा दिया मैंने, नहीं है तो कॉन्स्ट लॉगिन यूआरएल पे रिटर्न हो जाती है, यूआरएल न्यू यूआरएल और यहाँ पे स्लैश लॉगिन पे जाए और इसको जो है तो एक रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, यहाँ पे बेस यूआरएल लगता है, जैसे कि यहाँ पे देख भी सकते हो, बता भी रहा है कि एक यूआरएल देना है और बेस यूआरएल देना है। इसको रिटर्न कर देना है कि ये लॉगिन पे चला जाए, तो रिटर्न नेक्स्ट रिडायरेक्ट करने में इस यूआरएल पे, तो अगर जो टोकन हमारे पास नहीं रहेगा तो यूआरएल पे रिडायरेक्ट कर देगा। ये तो हो गया एक राउट के बाद। अगर मान लो आपने और भी राउट बनाए होंगे जो एडमिन के लिए होंगे, तो यहाँ पे एक और राउट बनाए थे, जैसे कि डैशबोर्ड सिर्फ एडमिन के लिए, एडमिन जिसका रोल हो उसी के लिए हो, तो यहाँ पे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल डॉट पाथ नेम इक्वल टू डैशबोर्ड है और एंड यहाँ पे एंड लगा सकते हैं कि रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल डॉट हेडर्स, और क्या कहते हैं हेडर्स डॉट गेट रोल, अगर जो है रोल इक्वल टू अगर जो एडमिन है तभी ये चलेगा। बेसिकली हेडर्स हम खुद सेट करने वाले हैं, ये तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर जैसा है तभी ये राउट चले, अदरवाइज है और अदरवाइज, और ये अगर जो नहीं है, मतलब कि यूज़र अगर जा रहा है, अगर जो यूज़र इस राउट पे जाने की कोशिश कर रहा है, और सेम वही यूआरएल रहेगा, यूआरएल बनाने का तरीका, और यहाँ पे स्लैश राउट पे रिडायरेक्ट कर दे, और ये रिडायरेक्ट करने का तरीका बस सिंपल। स्पेसिफिकली हमने जो है तो ये जो है इस रिक्वेस्ट चलने से पहले ये रिक्वेस्ट चलेंगी, जो कोड लिखा है स्पेसिफिकली डैशबोर्ड के लिए। फिर यहाँ पे एट द एंड हमें रिटर्न करना होता है, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट, जिससे हमारी नेक्स्ट रिक्वेस्ट चलने लगे। जैसे कि हमने यहाँ पे स्लैश राउट पे लगा रखे हैं कि अगर टोकन ना हो तो ये चीज़ जो है तो वो लॉगिन रिडायरेक्ट पे चला जाए, तो हम यहाँ पे जो है तो अभी क्या करते हैं, अब जैसे अभी मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ कि जो है तो चली है रिक्वेस्ट, कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्रॉक्सी रन लिख के आ रहा है, मतलब क्योंकि हमने यहाँ पे स्लैश राउट प्रोवाइड किया था तो इसके लिए ये चलेगा ही चलेगा। और जैसे मैं जाऊँ लॉगिन पे जाऊँ तो ये चीज़ नहीं चलेगी, लॉगिन देखो ये चीज़ नहीं चली, लेकिन फिर वापस से स्लैश पे जाऊँ ये चीज़ चलने वाली, प्रॉक्सी रन आ गया। देन अब हम जैसे कि यहाँ पे हमने किया टोकन नहीं रहेगा तो जैसे कि और दूसरे ब्राउज़र में एक्सेस करके देखते हैं, लोकल होस्ट 3000, तो ये लॉगिन पे पहले जाएगा, स्लैश पे जा ही नहीं सकते। ये देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये जाएगा नहीं, लॉगिन पे डायरेक्ट हो जाएगा, स्लैश के चलने से पहले ही वही चल जाएगा। अब कुछ और एडवांस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट.जेएस में और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे नॉट फाउंड पेज हो गए, तो अभी जैसे एक डिफ़ॉल्ट हमारे पास नेक्स्ट.जेएस एक डिफ़ॉल्ट पेज प्रोवाइड कर, जैसे मैं दिखाऊँ कि कुछ भी राउट लिख दूँ तो ये डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट.जेएस का जो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है नॉट फाउंड का वो है। अब जो है तो हम खुद का भी बना सकते हैं, जैसे इसका नाम रखना है नॉट फाउंड डॉट एसएक्स और इसका RFC सिंपल कर देते हैं, और यहाँ पे इसका नाम नॉट देते हैं, और यहाँ पे कस्टम नॉट फाउंड पेज। ये अब अगर जो हम कहीं पे भी अपने मर्जी से जाएंगे तो हमारा कस्टम नॉट फाउंड पेज आएगा।
आखिरकार आप देख लेते हैं नेक्स्ट.js में सर्वर साइड रेंडरिंग आखिरकार है क्या। तो इसके लिए हम यूज करेंगे, सिंपल से एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं। यूज़र और में page.tsx, ऐसा करने से फोल्डर और फाइल दोनों बन जाएगी। और तो इससे करेंगे क्या कि ये जो है तो डिफ़ॉल्टी सर्वर कंपोनेंट है। डिफ़ॉल्ट जब भी यहाँ पे जैसे यूज़ क्लाइंट नहीं रहता ना, मान लो यहाँ पे यूज़ क्लाइंट नहीं लिखा है, तो ये डिफ़ॉल्ट में सर्वर कंपोनेंट ही रहता है। तो इसको हटा देते हैं अभी। इसका प्रूफ भी है कि सर्वर कंपोनेंट डॉट सर्वर कंपोनेंट एग्जाम्पल। तो ये हमारे पास यूज़र है, तो यूज़र पे आप देखोगे हमने कंसोल लॉग किया है। देखोगे कि यहाँ पे सर्वर प्रीफिक्स करके आ रहा है, सर्वर का सिंबल लग के आ रहा है। अगर जो मैं यहाँ पे यूज़ क्लाइंट कर दूँ ऊपर यूज़ क्लाइंट, इससे फ़ायदा क्या होगा कि सर्वर साइड से हमें प्रीफेच करने का ऑप्शन मिल जाता है। प्रीफेच हो सकती है वो चीज़ें जल्दी लोड होती हैं और एसईओ में ही मदद मिलती है। जैसे पहले मैं दिखाता हूँ सर्वर साइड लोड का। जैसे कि कुकीज़ पे सेव किए तो ये यहाँ पे आप सर्वर का पूरा लॉजिक्स लिख सकते हो, अपना बैकएंड भी लिख सकते हो, डेटाबेस से इंटरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हेडर से टोकन निकाल लेते हैं। कॉन्स टोकन इक्वल टू अवेट। अवेट करने के लिए यहाँ पे असिंक फंक्शन करना पड़ेगा। असिंक और यहाँ पे कुकीज, नेक्स्ट हेडर्स कुकीज, और यहाँ पे डॉट गेट टोकन। अगर टोकन डॉट वैल्यू, तो टोकन में वैल्यू पे हमने क्या रखा था, टोकन पे वैल्यू पे हमने ईमेल को रखा था, तो हमने इसको ईमेल पे रखा। जैसा कि हमने टोकन को जेसन वेब टोकन की वजह से इंक्रिप्टेड फॉर्मेट पे स्टोर किया है, तो हमें इसे पहले डिक्रिप्ट करना होगा। तो कॉन्स्टेंट डिक्रिप्टेड इक्वल टू जेसन वेब टोकन है, इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। देन जब जेसन वेब टोकन हो जाए तो JWT डॉट वेरीफाई करना है टोकन हमारे पास कुकीज़ के आ रहा है। और वही प्रोसेस डॉट env सीक्रेट की जो थी हमारे पास यहाँ पे, इसका ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एज स्ट्रिंग फॉर्मेट में आना चाहिए। इसको एज स्ट्रिंग कर देते हैं और क्या कहते हैं, डिक्रिप्टेड फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ से ईमेल को निकाल लेंगे। तो पहले इसको कंसोल डॉट लॉग डिक्रिप्टेड वाला कर देते हैं कि हम डिक्रिप्ट कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो यूज़र पे ये देखोगे तो ये डिक्रिप्ट हो चुका है। और ईमेल यूज़र पे जाकर दिखाता हूँ ना, हाँ यूज़र पे देखोगे ईमेल और हमें मिल रही है ये सब दोनों। तो डिक्रिप्ट मिल रहा है आखिरकार हमें। तो अब यहाँ से अवेट कनेक्ट DB इसको करेंगे। तो हम यहाँ पे डेटाबेस का सिंपली लिख सकते हैं रिएक्ट में, आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमारे पास कौन सी यूज़र रहेगा जो कि अवेट यूज़र मॉडल से यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन इन डिक्रिप्ट डिक्रिप्टेड डॉट ईमेल। यहाँ पे ईमेल रहेगा जो कि ऐसे फॉर्मेट में रहेगा इसकी ईमेल स्ट्रिंग रहेगा। आप ईमेल को ऐसे कर देते हो तो एरर फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे यूज़र को भी कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं, आ जाएगा यूज़र को कंसोल डॉट लॉग यूज़र। यहाँ पे जैसे हमें यूज़र मिल रहा है बिल्कुल भी। डिफ यहाँ पे यूज़र की ईमेल शो कर देंगे, यूज़र डॉट ईमेल देते हैं। फिर एरर थ्रो करेगा फालतू डॉट फुल नेम, यूज़र डॉट फुल नेम। अब देखो कि ये जो है तो बिल्कुल
इसको ईमेल लिख देते हैं। ईमेल हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। अब जैसे कि सर्वर कंपोनेंट ये टाइम लगाते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो है तो हम अपना खुद का लोडिंग पेज बना सकते हैं। अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लॉगिन जो हमने एक बार बना दिया है, लोडिंग यहाँ पे राउट पे तो देख सकते हो यही आ रहा है यहीं पे। लेकिन हम इसके लिए यूज़र के लिए भी लगा सकते हैं लोडिंग loading.tsx RACE और यहाँ पे सिंपली लिख देंगे लोडिंग को लिख देंगे और इसमें लिख देते हैं यूज़र पेज लोडिंग डॉट आया नहीं क्योंकि इसका नाम ही गलत लिखा है। लोडिंग ऐसे होगा। अब देखो यूज़र पेज लोडिंग लिख के आ रहा है कुछ सेकंड के लिए। अब देख लेते हैं सर्वर साइड रेंडर करने के अलावा हमारे पास और क्या फ़ायदा है। हमारे पास फ़ायदा रहता है कि हम जो है तो क्या कर सकते हैं कि इससे मेटा डेटा जनरेट कर सकते हैं। मेटा डेटा जनरेट करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारा SEO बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होने में मदद हो जाएगी, जिससे कि हमें जो है तो गूगल बोट और ये सब इंडेक्सिंग करने में आसान होगी और हमारे वेबसाइट का SEO बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन, इसका नाम जनरेट मेटा डेटा करना पड़ता है और इसको सिंपली रन कर लेते हैं और यहाँ पे रिटर्न करते हैं टाइटल और इसको कर देते हैं सबसे पहले क्या करते हैं यूज़र करके देखते हैं यूज़र पेज। तो आप देखोगे इसका नाम यूज़र पेज हो चुका है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रुक जाए, इसको रिकमेंड करने के लिए यहाँ पे रिटर्न भी लगा सकते हैं ना, रिटर्न प्रॉमिस है ये बेसिकली। तो और यहाँ पे मेटा डेटा नेक्स्ट से आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन। अब ये चीज़ें रिकमेंड करेगी दिस इज यूज़र पेज। और अब आप देखोगे एलिमेंट्स खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे हेड पे आप अगर जो यहाँ पे देखोगे ये डिस्क्रिप्शन दिस इज यूज़र पेज, जो सेम चीज़ें हमने वहाँ पे प्रोवाइड की यहीं पे आ रही हैं। और अब ये तो हो गई स्टैटिक की बात। हम यहाँ पे जो है तो डायनेमिकली भी जनरेट करा सकते हैं। जैसे यूज़र का नेम ही हमें टाइटल, हम वहीं पे सेम यही चीज़ें करेंगे जो डिक्रिप्ट करके ला रहे थे। यूज़र का यहाँ से जनरेट करा लेंगे और यहाँ पे यूज़र डॉट टाइटल में जो ऊपर आ रहा था उसको यूज़र डॉट फुल नेम कर देते हैं, फुल नेम। तो जो यूज़र का नाम था वही इसका टाइटल होगा। यहाँ पे देख पा रहे होगे चीज़ें कर सकते हैं। जैसे ओपन ग्राफ में आप इमेज लगा सकते हैं। जब कोई शेयर करे तो इमेज, जैसे जब हम लोग शेयर करते हैं ना यूट्यूब वीडियो का तो इमेज दिखता है थंबनेल, वही चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। इमेजेस लगा देंगे। बेसिकली जितनी आप इमेज लगाओगे, जैसे मान लो मेरे को यूज़र के DP होते हैं, तो यूज़र डॉट DP शेयर करेंगे तो उसकी DP दिखती है ओपन ग्राफ पे। उस तरह वाला सीन भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब एट द एंड ऑफ द डे हम लोग देख लेते हैं कि layout.tsx क्या है। तो मान लो ये यूज़र है, अब मेरे को इसका लेआउट बनाना है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि मान लो मैंने एक डिव लिखा, इसको मैंने सिंपली अपने चैनल के नाम पे कर दिया। तो अब आप देखोगे कि जावास्क्रिप्ट कोर यूज़र पे भी है, उस पर भी है। और अगर जो मान लो कुछ भी लिखूँ यहाँ पे तो वहाँ पे भी रहेगा। नोट फाउंड पेज पर भी यही लेआउट फॉलो होगा। तो हम अपना खुद का भी कस्टम बना सकते हैं। जैसे कि इस बार का यहाँ पे बनाने के लिए करते हैं कि यूज़र पेज पे चला जाए, वहाँ पे चला जाए। जैसे मैं लिंक नेक्स्ट लिंक और यहाँ पे href और ये जाएगा यूज़र पे यूज़र और यहाँ पे ये चला जाएगा लॉगिन पे लॉगिन। तो आप देखोगे ये दोनों सेम अगर हुए। क्लास नेम फ्लेक्स जस्टिफाई। तो देखोगे ये लेआउट हर जगह फॉलो होगा। जैसे मैं स्लैश पे जाऊँ और जैसे यूज़र पे जाना है तो यही सेम ऐसे नए बार के लिए इसको यूज़ करते हैं लेआउट का। अब खुद का कैसे बनाना है तो उसके लिए जैसे यूज़र राउट है, अब मेरे को इसका लेआउट बनाना है। तो यहाँ पे layout.tsx लेआउट
.tsx और यहाँ पे इसको कुछ भी नाम लिखो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र लेआउट एंड यहाँ पे हमारे पास जो होते हैं यहाँ पे चिल्ड्रन आता है, चिल्ड्रन एंड इसका चिल्ड्रन आता है। और यहाँ पे जैसे इन्होंने यूज़ किया है, चिल्ड्रन को यूज़ किया है कि इसका टाइप रीड ओनली रहेगा और जो कि रिएक्ट कुछ गड़बड़ की क्या, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ना फिर। तो हमने ये कॉपी कर लिया, फिर यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे हमने बना दिया है सिंपली डिव बना लेंगे, बेसिकली उसका बना देंगे कि यूज़र लेआउट। तो आप देखोगे कि जब भी यूज़र पे जाएंगे तो यूज़र लेआउट रहेगा, user/user1 एंड user/user1 कर लेते हैं, user1 .tsx और AFCE और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे user1। तो ये दिख क्यों नहीं रहा, इसको फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे हमने लेआउट को रिटर्न नहीं किया है, मतलब बेसिकली चिल्ड्रन को रिटर्न नहीं किया है, तो चिल्ड्रन तो हमें ये सब दिखने लगेगा। तो अब देखोगे कि हम जो अगर जो user.1 पे जाएं तो user1 एंड डन। आप देख ही सकते हैं। आप एक बार और user2 भी बना के दिखाई देता हूँ ना, user2 2x और RFCE और सिंपल user2। अगर जो user2 पेज पे जाऊँ मैं, user2 पेज पे जाऊँ तो सिंपल देख सकते हैं user2 हो गया और लेआउट सेम है। तो हम अब नेक्स्ट.js के उन फीचर को देख लेते हैं जो क्लाइंट कंपोनेंट पे दिए जाते हैं, जैसे सर्च पैराम्स और यूज पैराम। तो उसके लिए जैसे कि हमारे पास ये सेम यूज़र का है, तो इस पर हम यूज़र को अब जैसे हमने यहाँ पे सर्वर साइड पे कैसे रेंडर कराया है, हमने यूज़र को जो है तो कुकीज़ से एक्सेस करके उसका ईमेल आईडी से। तो हम अब नेक्स्ट.js के उन फीचर को देख लेते हैं जो क्लाइंट कंपोनेंट पे दिए जाते हैं, जैसे सर्च पैराम्स और यूज पैराम। तो उसके लिए जैसे कि हमारे पास ये सेम यूज़र का है, तो इस पर हम यूज़र को अब जैसे हमने यहाँ पे सर्वर साइड पे कैसे रेंडर कराया है, हमने यूज़र को जो है तो कुकीज़ से एक्सेस करके उसका ईमेल आईडी से। तो हमने अभी जो है फ़िलहाल के लिए तो इसको कुकीज़ से एक्सेस करके किया है, लेकिन अगर जो हमें चाहिए कि सर्च पैराम से क्लाइंट कंपोनेंट में करें तो कैसे करना है। तो यहाँ पे यूज़र एग्जाम्पल बना लेते हैं, एग्जाम्पल मेरा पेज .tsx और क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है हमें FCE और ये क्लाइंट कंपोनेंट यूज क्लाइंट। तो अगर जो इसमें से हमें सर्च पैराम्स जो हम पैरामीटर्स पास करते हैं उसके हिसाब से अगर चाहिए तो हमारे पास एक नेक्स्ट.js द्वारा प्रोवाइड किया जाता है यूज सर्च पैराम्स कॉन्स्ट सर्च पैराम्स इक्वल टू यूज सर्च पैराम्स नेक्स्ट नेविगेशन से। देन ये कह रहा है कि इसका अपर केस बड़ा रहना चाहिए, तो इसे यूज़र कर देते हैं। एंड देन इसके पास प्रॉपर्टी है कि सर्च पैराम्स कॉन्स्ट ईमेल, हम यहाँ पे ईमेल करेंगे तो सेट ईमेल कर देते हैं और इसको यूज स्टेट और इस सर्च पैराम्स गेट ईमेल कर देंगे। तो हमें जो है तो सर्च पैराम्स में जो ईमेल आईडी को प्रोवाइड करेंगे तो उसके हिसाब से हमें ईमेल आईडी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो करके देखते हैं फिर। यूज स्ट्रिंग रहेगा और ये नल भी हो सकता है और इसको console.log कर देते हैं, console.log ईमेल को console.log कर देंगे और ये यूज़र पेज लिख देते हैं
और इसका नाम यूजर एग्जाम्पल है। इसको कॉपी कर लेते हैं, एक बार रन कर लेते हैं इसको, npm run dev, और यहाँ पे हमें लिखना है यूज़र एग्जाम्पल, और यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया था ईमेल इक्वल टू aditya@gmail.com, और इसको Ctrl+Shift+I कर लेंगे कंसोल पे। तो जैसे कि हमें ये देख सकते हो कि हमें ईमेल आईडी यहाँ पे मिल गई। और जैसे मैं इसको बदल के कर दूँ सिंपल जो है, तो 1 2 3 4 5 जो भी 1 2 3 4 5 कर दिया तो हमें वही रिसीव हो जाएगा यहाँ पे। तो यूज सर्च पैराम्स का यही यूज है क्लाइंट कंपोनेंट पे। अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम जो है तो क्लाइंट कंपोनेंट में पैराम्स को यूज कर सकते हैं। पैराम्स बेसिकली ऐसे होता है, आईडी, तो यहाँ पे यूज करने के लिए आईडी page.tsx, इसको ऐसे करना है RFCE, और ये क्लाइंट कंपोनेंट पे हमको बेसिकली इसको पहले बनाना है तो यूज क्लाइंट, और हमारे पास यहाँ पे पैराम्स यूज करने के लिए रहता है, और पैराम्स कर लेते हैं यूज पैराम्स, और ये भी वही एरर कर रहा होगा, एग्जाम्पल, और यहाँ पे पैराम्स.id, क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी नाम रखा है तो इसको आईडी करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, आईडी इज सेट आईडी इक्वल टू यूज स्टेट, यहाँ पे पैराम्स.id आ जाएगा, और आईडी को console.log करा लेते हैं, console.log आईडी। तो अब यूज़र एग्जाम्पल के आगे आईडी करके देखते हैं, यूजर एग्जाम्पल यूज़र 1 2 3 4 5 करके देते हैं ना, 3 4 5, और ये, और यहाँ पे console.log हो गया। अगर जिसका नाम हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे पैरामीटर्स को टेस्ट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टेस्ट लिख दूँ एक बार तो ये टेस्ट आ गया, और अगर मैं इस पैरामीटर्स पे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोर लिख दूँ तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोर आ गया, देख सकते हो। तो ये पैराम्स को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। मान लो इसी बेसिस पे मेरे को रेंडर करना है तो कैसे करूँगा, जैसे यूजर का मैंने सेम किया है तो मैं ईमेल आईडी डाल दूँगा aditya@gmail.com, एंड देन इसको इंटर करूँगा तो मेरे को ईमेल मिल गया यहाँ पे, और ये इस फॉर्मेट में मिल रहा है क्योंकि है कुछ। अब यहाँ पे मेरे को यूज़र को उसको एक्सेस करना है तो मेरे को एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पे सर्वर का कोड नहीं लिख सकते हैं, तो एक फंक्शन यूज स्टेट बना लेते हैं कि लोड होते ही हो यूज स्टेट, एंड एक इफ़ी बना लेते हैं कि ये एग्जीक्यूट होते ही रिजॉल्व हो जाए। तो कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट एच गेट यूजर डाटा API/v1 यूज़र फिच यूज़र एंड इसका मेथड रख देते हैं गेट ये कर देंगे सिंपल से मेथड गेट, और इसको असिंक फंक्शन बना देते हैं ना, असिंक फंक्शन, और कॉन्स्ट यूज़र डेटा इक्वल टू सेट यूज़र डेटा यूज स्टेट यहाँ का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर अपने पास रहेगा ईमेल और पासवर्ड का, तो ईमेल आएगा स्ट्रिंग पे, और फुल नेम कर लेते हैं, पासवर्ड क्यों दिखाना है, फुल नेम स्ट्रिंग देन const data इक्वल टू अवेट response.json, और यहाँ से अगर जो डेटा डॉट यूज़र है तो सेट यूज़र डेटा इक्वल टू डेटा डॉट यूज़र, सिंपली ये हो गया। और यहाँ पे हम रेंडर कर देंगे डिव, और एक और डिव इस पे यूज़र डेटा डॉट ईमेल, और यहाँ पे यूज़र डेटा डॉट फुल नेम और रेंडर कर देंगे। तो ये एपीआई हमें बनाना भी पड़ेगा, तो
गेट पे हम यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ बैकएंड के लिए भी पैरामीटर्स पास ही कर सकते हैं। आप करके देखिए बैकएंड के लिए भी पैरामीटर पास ही कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आईडी इक्वल टू ईमेल आईडी कर देते हैं, ईमेल इक्वल टू और जावास्क्रिप्ट का सिंपल और आईडी रहेगा ये, तो आईडी लोड हो जाएगा। इसमें डिपेंडेंसी एरे पे आईडी कर देंगे, देन सिंपली ये कॉल होगा और इस वाले पे कॉल होगा ना, और इसको यहाँ पे करके route.ts, अब इसको एक्सपोर्ट फंक्शन और हमने गेट पे बनाया है रिक्वेस्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, इसको ट्राई और कैच करना है और यहाँ सर्च पैरामीटर्स पे ईमेल को भेजा है। तो हमें ईमेल को एक्सेस करने के लिए कॉन्स्ट ईमेल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट URL, हमारे पास ये नेक्स्ट URL से प्रोवाइड किया गया स्पेशल फीचर कह सकते हो, सर्च पैराम्स एंड डॉट गेट ईमेल करना है, अदरवाइज ये रहेगा। और अगर जो ईमेल नहीं होता तो बाय रिक्वेस्ट हम सेंड कर देंगे ईमेल करेंगे। तो सबसे पहले MongoDB कनेक्ट करना है, तो अवेट कनेक्ट DB देन const यूज़र इक्वल टू अवेट यूज़र मॉडल से फाइंड करेंगे यूज़र डॉट फाइंड 1 एंड देन ईमेल से फाइंड करना है। इफ़ यूज़र है तो रिटर्न, तो एल्स यहाँ पे रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन और यहाँ पे यूज़र को ब्लैंक ऑब्जेक्ट भेज देंगे और इसको नॉट फाउंड कर देते हैं, स्टेटस 404 नॉट फाउंड शो कर देंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे यूज़र एग्जांपल कोई इशू आया क्या, फेच यूज़र हो रहा है, स्टेटस ओके हो गया। तो हम देख सकते हो कि ये जो है तो उसके बेसिस पे फेच कर रहा है कि हमने यहाँ पे ऐसे ईमेल आईडी को बनाया। अब यहाँ पे मान लो अगर एरर को भी हैंडल करते हैं, यूज़र डाटा डॉट लेंथ, अगर यूज़र डाटा है तो ये रिटर्न करना है। और इसको दिल में रैप करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें रिटर्न करना है कि यूज़र डेटा नॉट फाउंड, यूज़र डेटा नॉट फाउंड। अब जैसे कि देखोगे कि तो ये आईडी मेरी सेव तो थी तो आ गया, लेकिन अगर मान लो मैंने कोई ऐसी आईडी डाली जो सेव ही नहीं थी, aman@gmail.com से सिंपल एग्जांपल, तो ये यूज़र नॉट फाउंड आएगा। देख रहे हो, यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र डॉट ईमेल अगर जो है तो अदरवाइज ये यूज़र नॉट फाउंड ये नहीं आएगा। और अब मैं वापस से वही आदित्य वाला कर दूँ, आदित्य, तो आप देखोगे कि आ गया। तो सिंपल ये ऐसे हम क्लाइंट कंपोनेंट पे पैराम्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आखिरकार अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार साइबर कंपोनेंट में कैसे हमें सर्च पैराम्स और पैरामीटर्स को एक्सेस करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं पैराम्स नाम का एक राउट बना लेते हैं। पैराम्स में आईडी रहेगी बेसिकली आईडी, और मैं page.tsx देन RAFCE। अब यहाँ पे रेंडर हमें मिलेगा तो हम इसमें पैराम्स लिख देंगे, पैराम्स, और पैराम्स का हमें इंटरफेस भी बताना पड़ेगा। इंटरफेस पेज प्रॉप्स नाम से रख देते हैं, पेज प्रॉम्प्ट
पैराम्स आईडी स्ट्रिंग रहेगी क्योंकि हमने आईडी किया है यहाँ पे आईडी स्ट्रिंग एंड देन यहाँ पे इसको टाइप को पास कर देंगे पेज प्रॉप्स पैराम्स देन कंसोल डॉट लॉग पैराम कर देते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा है हेलो, तो कंसोल पे तो हमें दिखना चाहिए हेलो। तो यहाँ पे बेसिकली प्रोमिस है तो हमें जो इसको सबसे पहले प्रोमिस में कन्वर्ट करना होगा। प्रोमिस पे लॉक कर सकते हैं प्रोमिस, जिससे हमें डायरेक्ट ही मिल जाए प्रोमिस एंड देन नेम, ऐसे करके हमें डायरेक्ट ही मिल जाएगा। ये रहा। तो हमने देख लिया कि सर्वर कंपोनेंट में भी कैसे ये सब करना है। अब नेम के लिए करना होगा तो हमें जो है एक और प्रोवाइड करना होगा सर्च पैराम्स और ये भी जो है तो प्रॉमिस ही रहेगा प्रॉमिस एंड दिस आर द प्रॉमिस। और यहाँ पे हम सिंपली आईडी को करेंगे, आईडी रहेगी स्ट्रिंग पे ही आईडी रहेगी, तो कंसोल डॉट लॉग अवेट सर्च पैराम। तो मैंने इसे किया और यहाँ पे देखोगे तो हमें जो है मिल गया, क्या कहते हैं, आदित्य मिल गया। यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया था तो। और यहाँ पे जैसे दोबारा से जावास्क्रिप्ट कोर अगर मैंने किया तो यहाँ पे देखोगे कि आईडी जावास्क्रिप्ट कोर हमें मिल गया। फाइनली अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट.जेएस के एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे करना है वर्सल की हेल्प से। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको जो है तो पहले गिटहब पे पुश करना होगा। तो इसके लिए हम जाते हैं गिटहब पे, गिटहब देन यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी करते हैं और यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल एंड डन करते हैं क्रिएट रिपोजिटरी। हमारे पास ये URL आ गया है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पुश करते हैं ना git add dot git commit -m tutorial is done and git branch -m, इसको मेन ब्रांच बना लेते हैं और git remote add origin और git push origin मेन कर देते हैं इसे। तो हमारा कोड पुश हो जाना चाहिए, या देखोगे तो हमारा पूरा कोड यहाँ पे पुश हो गया है। अब इसके बाद इसको एक बार बिल्ड कमांड चलाते हैं जिससे वर्सल पे कोई इशू मत ना आए। बिल्ड, तो ये हमारा सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है। तो इसके बाद हमें जाना है वर्सल पे, वर्सल यहाँ पे सिंपली लॉगिन वगैरह कर लेना अपने हिसाब से। फिर यहाँ पे ऐड न्यू का बटन आएगा, ऐड न्यू पे प्रोजेक्ट पे आपका रीसेंट रिपोजिटरी दिख जाएगा यहीं पे। तो और यहाँ से सर्च भी कर सकते हो नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल, जैसे मैंने रखा था नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल, तो ये आ जाएगा। इसको इंपोर्ट कर लेना। फिर यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो मैंने सेट किए हैं वो भी करने ही पड़ेंगे, MongoDB एंड देन इसको और JWT सीक्रेट, इसको डिप्लॉय कर देंगे। डिप्लॉयमेंट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो सक्सेसफुली हमारा डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कंटिन्यू टू डैशबोर्ड करेंगे और अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुका है और इसके आगे हमने कुछ बनाया नहीं तो क्या ही होगा। और ये हो गया डिप्लॉयमेंट का।